हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कैसे हो आप? हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हो तो। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का 9th सब्जेक्ट कला शिक्षण का 2021 का पेपर। तो बने रहिए हमारे साथ। ये पेपर आपका कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए पेपर को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए। तो ये रहा दोस्तों आपका पेपर 2021 डीएलएड प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का कला शिक्षा का है। नवम पेपर का है। पूर्णांक 30 है। यहाँ पर पूर्णांक 30 है। 2 घंटे का समय पीरियड है। कुछ सामान्य से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है सृजनात्मक प्रक्रिया के चरण। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके अगले एग्ज़ाम इंग्लिश के लिए हम वीडियो बनाने वाले हैं और चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आप अपने सहायता मदद के लिए, अच्छी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख लेवे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि सृजनात्मक प्रक्रिया के चरण क्या हैं। तो कल्पना, निरीक्षण और अनुभूति तीनों ही सृजनात्मक प्रक्रिया के चरण में आते हैं। तो इसका ऑप्शन दे राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है राजस्थान में टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मोलेला राजसमंद प्रसिद्ध है टेराकोटा शिल्प के लिए। दोस्तों ये बसी चित्तौड़गढ़ ये कावड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, ये छोटे वाले प्रश्न जो थे वो आधे आधे नंबर के थे। आपके सही हुए कि नहीं हुए ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 1 नंबर के प्रश्नों में है कोलाज किसे कहते हैं। दोस्तों कोलाज वो होता है जिसमें हम किसी वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से धरातल पर रखकर उनका चित्राकृति बनाते हैं, कोलाज कहलाता है। वर्ण के प्रमुख गुण बताइए। अगला चौथा प्रश्न है। तो आपके कितने नंबर स्कोर हो रहे हैं ज़रूर बताइएगा। कावड़ चित्रण का मूल उद्देश्य क्या है। तो इसमें देखिए दोस्तों, कावड़ चित्रण क्यों किया जाता है, कावड़ चित्रण है क्या, पहले देख लीजिएगा। कावड़ चित्रण व लकड़ी या काष्ठ से निर्मित एक देवघर हैं जिसमें देवताओं की तस्वीरें लगी होते हैं। इसमें धर्म आधारित न होकर सभी धर्मों के देवी देवताओं की चित्र लगाकर स्तुति की जाती है। इसका उद्देश्य है जो व्यक्ति आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होता है देव स्थलों के दर्शन करने में, उनके घर घर जाकर इन देव चित्रों का दर्शन करवाया जाता है तथा स्तुति सुनाई जाती है, देव वंदना सुनाई जाती है। अगला प्रश्न है स्वर को परिभाषित कीजिए। तो स्वर क्या है मित्रों? स्वर वह हैं जो कंपन, नियमित कंपन व नियमित आवृत्ति के चलते उत्पन्न मन मुग्ध कर देने वाली ध्वनि है। मन मुग्ध कर देने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली ध्वनि है स्वर। तो स्वर की परिभाषा हो गई। अब स्वर कितने होते हैं? 7 स्वर होते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नि। तो स्वर 7 हो गए। अब स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, एक शुद्ध स्वर, दूसरा विकृत स्वर। दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विकृत स्वर। विकृत स्वर के भी 2 भेद होते हैं, कोमल और कठोर। दोस्तों कोमल और कठोर। तो ये आपके स्वर की परिभाषा, स्वर के प्रकार और भेद हो गए। अगला प्रश्न है कि नाटकीकरण का क्या अर्थ है। अगला है कि कल्पना ही कला की जननी है, अर्थात कला के सृजन का प्रमुख कारण कल्पना है। तो इसको स्पष्ट करना है कि किस प्रकार कला के जन्म में, कला के निर्माण में कल्पना की भूमिका है। अगला है प्रश्न कि फड़ पेंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो फड़ पेंटिंग पर टिप्पणी इस प्रकार लिखनी है। फड़ क्या होता है दोस्तों? फड़ में कपड़े पर किसी कहानी, घटना, जीवनी के प्रत्येक अंगों को दर्शाया जाता है तथा उसको सामने रखकर उस पर भजन, संगीत, नृत्य द्वारा उसको प्रकट किया जाता है, जिसमें लोग आनंद, सुख की अनुभूति करते हैं तथा विद्वान देवताओं के एवं विचारों से अवगत होते हैं, देवताओं की घटनाओं, कहानियों, जीवन प्रसंगों को जानते हैं। फड़ विशेषते देवनारायण जी, पाबू जी, हड़बू जी,
रामदेव जी के जीवन पर प्रचलित हैं। इन पर फड़ वाचन होता है। तो फड़ वाचन भीलवाड़ा के शाहपुरा की फड़ प्रसिद्ध हैं दोस्तों, जिसमें प्रमुख कलाकार हैं श्रीलाल जोशी। कौन है मित्रों? श्रीलाल जोशी प्रमुख फड़ चित्रण के कलाकार हैं, श्रीलाल जोशी। तो यह प्रश्न बहुत ही इजी था। शिल्प के कौन कौन से प्रकार हैं, अगला प्रश्न ये था, स्पष्ट करो। रेखांकन के प्रकारों के बारे में बताना था, बता सकते थे आप, स्पष्ट थे। तो ये 7वें से लेकर ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो 12वां क्वेश्चन है कि घूमर नृत्य के बारे में बताना है। मैं तो घूमर नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये घेरा बनाकर शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। ये धार्मिक पर्वों, त्योहारों, सामाजिक कार्यों, मेलों आदि पर किया जाता है। ये राजस्थान की लोक संस्कृति का परिचायक नृत्य हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न था, अच्छे से इसका उत्तर दे सकते थे आप। अब अगला प्रश्न है कि कला शिक्षण का अन्य विषयों से सह संबंध दर्शाना है, अर्थात कला का भाषा के साथ क्या संबंध है, कला का भाषा के साथ क्या संबंध है, उसके बाद कला का गणित के साथ क्या संबंध है, पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, ये दर्शाना है हमें। इनमें कला में और इनमें क्या सब्जेक्ट में क्या संबंध है तो बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके, नाटक में नेपथ्य के अंशों का वर्णन करो। तो इसमें पहला हो जाता है मंच, दूसरा हो जाता है वस्त्र विन्यास, थर्ड हो जाता है अपने प्रकाश, चौथा हो जाता है ध्वनि। तो इसमें कुछ संशोधन करके भी लिख सकते हैं, इतना नहीं है कि इसको इतना का इतना पूरा लिखना है दोस्तों। नाटक के नेपथ्य अंशों का वर्णन करना, यह 4 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर सकते हो आप इसमें अपने आधार पर। अगला प्रश्न है जो कि भारत में नाट्य कला के इतिहास पर निबंध लिखना था। इसके अथवा में था नाट्य के नेपथ्य अंशों का वर्णन में। अगला प्रश्न है कि मूक अभिनय के बारे में विस्तार से लिखना है। मूक अभिनय, जिस अभिनय में आवाज़ का इस्तेमाल नहीं होता, ध्वनियों का इस्तेमाल नहीं होता, जो संकेतों के माध्यम से चलता है नाटक, वो मूक अभिनय के अंतर्गत आता है। इसको विस्तार से बताना था, पात्रों के बारे में, विषय वस्तु के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट करो। तो दोस्तों वाद्य यंत्र, पहले शुरुआत में आरंभ में ताली को वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। फिर मानव ने संगीत के साथ साथ वाद्य यंत्रों के विकास की प्रेरणा प्रकृति से प्राप्त की। जिस प्रकार प्रकृति में नदियों के बहने की आवाज़ है, हवा के गुजरने की सरसराहट है, बादल की गर्जना है, बिजली की कड़कड़ाहट है, ये सभी ध्वनियाँ सुनकर उनके दिमाग में संगीत के लिए वाद्य यंत्र बनाने की प्रेरणा जागी। फिर यह पूछा गया है कि वाद्य यंत्रों के प्रकार कितने थे। तो वाद्य यंत्रों के प्रकार 4 थे दोस्तों। पहला प्रकार इसमें है तत्वाद्य का, दूसरा है अवनद्ध वाद्य का, तीसरा है सुशिर वाद्य का, चौथा है घन वाद्य यंत्र। तो इसमें तत्वाद्य यंत्र तार से ध्वनि उत्पन्न होती हैं, अर्थात तार से स्वर निकलता है, जिसमें एक तारा है, वॉयलिन है, गिटार है आदि आ जाते हैं। अवनद्ध में क्या होता है दोस्तों, अवनद्ध ये मिट्टी या धातु के बने होते हैं, जिनमें चमड़े से मढ़ा हुआ होता है इसको, और फिर इसमें आघात या चोट करने पर यह बजता है, जिसमें नगाड़ा, ढोल, ढोलक आदि आ जाते हैं। अगला वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र है, जो हवा या फूंक के माध्यम से बजता है। इसमें आता है बांसुरी, बीन, वायलिन नहीं दोस्तों, हारमोनियम। तो अगला है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होते, आघात या चोट से बजते, स्वर उत्पन्न होता आघात या चोट से। फिर इसमें घन वाद्य यंत्र में उदाहरण के तौर पर आप घंटी, मजीरा को देख सकते हो, घुंघरू है। तो इस प्रकार ये आपका आज का पेपर बहुत ही आसान था। तो अगला पेपर अपने इंग्लिश पेडागोजी प्रोफिशिएंसी का है, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी एंड प्रोफिशिएंसी का है, जिसके लिए आपके लिए वीडियो समय रहते उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के प्रति अपना स्नेह बनाए रखें, अर्थात दोस्तों जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल।